नमस्कार दोस्तों। जैसा आज का टॉपिक है हाउ टू एक्यूमुलेट 1 करोड़ रुपीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी लोग का सपना है कि हम 1 करोड़ रुपीज कैसे इकट्ठा करें। और यकीन मानिए दोस्त, 1 करोड़ रुपीज इकट्ठा होने के बाद में अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट किया है तो योर इन्वेस्टमेंट विल एक्सप्लोड, इट विल एक्सप्लोड ड्रास्टिकली। सो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम 1 करोड़ रुपीज कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो गोल गोल हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि हमको 1 करोड़ रुपीज चाहिए भैया। कैसे भी करके हमें 1 करोड़ रुपीज इकट्ठा करना है। सेकेंड है टाइम फ्रेम। हमें एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाना है कि हम उसको 1 करोड़ रुपीज को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कितने टाइम में इकट्ठा करना है हमें। 10 से 20 साल में हमें कितना टाइम में इकट्ठा करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाना है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये क्योंकि हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको अचीव करने के लिए, हमारा रिटायरमेंट सेव करने के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चों की शादी के लिए, तो हमें उस सब के लिए ये 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले हमें अपनी असेसमेंट करनी है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। तो हमें उसके लिए क्या करना है? इनकम। पहला पॉइंट इनकम, हमें कितना मंथली और एनुअल इनकम पर आ रहा है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, लाइक सैलरीज, लाइक इन्वेस्टमेंट या अदर कोई हमारा रेंटल यील्ड वगैरह है तो उससे कितना आ रहा है वो हमें जाना है। सेकेंड फॉर्म में हम नोट करेंगे ट्रैक अवर मंथली एंड एनुअल एक्सपेंसेस, और उनको दो कैटेगरी में डाल देंगे। एक कैटेगरी रहेगी फिक्स, एक कैटेगरी रहेगी वेरिएबल। फिक्स कैटेगरी में हम उनको रखेंगे जैसे कि बच्चे की स्कूल की फीस हो गई, मकान का किराया हो गया, दूध का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, जिसको हम काट नहीं कर सकते हैं उसको हम रखेंगे फिक्स कॉस्ट में। सेकंड में रख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सच लगा हमारे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ हो गया, घूमने फिरने का हो गया, मूवीज जाने का हो गया, वो जो कॉस्ट हैं उसको हम वेरिएबल में रखेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम रिव्यू करेंगे कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें रिड्यूस कर सकते हैं टू अचीव अवर फाइनेंशियल फ्रीडम। थर्ड पॉइंट है सेविंग। हम अभी करेंटली कितना सेव कर रहे हैं उसको हमें देखना है कि हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, हमारा कंपनी हमारा कितना पीएफ वगैरह में काट रही है उसको हमें एसेस करना है। हम अपना हमारे पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं है, हमारे कुछ बैंक में जो एफडीज वगैरह हैं उनको, या और कोई किसी भी टाइप का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमें ट्रैक करना है और उसको भी हमें नोट डाउन करना है। अब आप आते हैं मेन चीज पे, सेटिंग ए रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल तो जैसे बोल दिया कि आज के टर्म में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है 1 करोड़ रुपीज, यही हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, 1 करोड़ रुपीज। स्टिक ऑफ इट। तो हमें 1 करोड़ रुपीज अचीव करने के लिए कितने साल में अचीव करेंगे। तो एक अब बना लीजिए कि भैया हम रिटायरमेंट कब होने वाले हैं या हमारा उससे पहले कोई ज़रूरत है, तो वैसे करके हम अपना एक टाइम डिसाइड करेंगे कि हाँ इतने साल में हमें 1 करोड़ रुपीज अचीव करना है। तो अब अगला ऑप्शन है मंथली सेविंग रिक्वायर्ड। तो ये टाइम डिसाइड हो गया, अमाउंट डिसाइड हो गया। इसके अकॉर्डिंगली हमें कितने रुपीज महीने का इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रुपीज हमें सेव करना है वो हमें जानना है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, उससे हम समझ लेंगे। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं तो एक रूल है 15-15-15। मतलब हम 15,000 रुपये जमा करते हैं किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में जो हमें 15% का ईयरली रिटर्न देगा, तो हमें 15 साल की जरूरत पड़ेगी। 15-15-15 टू अचीव 1 करोड़ रुपीज। अब है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि हमें शुरू कर देना है, चाहे छोटा सा छोटा अमाउंट हो, शुरू कर दो ताकि उसे ज़्यादा टाइम मिल जाए। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपका छोटा अमाउंट भी वंडर करेगा। उसमें जो इंटरेस्ट आपको अर्न होगा वो इंटरेस्ट भी आपका बेसिक इनकम बन जाएगा और उससे फिर आप फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक ही शर्त है कि हमें जल्दी से जल्दी शुरू कर देना है, जितना हो सकता है उतना शुरू कर देना है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आते हैं हम कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैं कॉमन पब्लिकली बोलता हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें भी आपको जाना है डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स टू मैनेज द रिस्क।
डाइवर्सिफाई मैंने क्यों बोला, क्योंकि लोग क्या करते हैं कई बार रिटर्न के चक्कर में या केवल रिटर्न देख के वो लोग किसी सेक्टर म्यूचुअल फंड डाल देते हैं। सेक्टर म्यूचुअल फंड में डालने का ये प्रॉब्लम है कि वो सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये ऐसा मान सकते हैं कि वो सेक्टर ऑलरेडी पीक पे है, तो हम पीक पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगले 5-6 साल वो अगर सेक्टर परफॉर्म ना किया, तब तो आपका पेशेंस जवाब दे जाएगा। आपको लगेगा यार कुछ आ ही नहीं रहा है, इससे बेटर तो हमारा एफडी ठीक था। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट बेसिकली हमारा गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट है, तो ये डिफ़ॉल्ट इसमें होने का रिस्क नहीं है, काफ़ी सेफ है। 7.1% आपको इसमें रिटर्न मिलता है। इसके अलावा जो इसमें इनकम होती है वो ट्रिपल ही रहती है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसमें जो पैसा डालते हैं उसको एटीसी से आपको एग्जेम्पशन मिलता है। बाद में जब आप इसमें कॉर्पस निकलता है तो वो भी सारा पैसा आपका वाइट मनी होता है, उसमें आपको 1 रुपये का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसको सिस्टमेटिक इसके लिए बोलते हैं कि आप इसमें आप डेट डिसाइड कर लेते हैं कि हमको हर महीने जमा करनी है, हर वीक जमा करनी है, तो पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर वीक में आप डिसाइड कर लेते हैं। जैसे सैलरी आई 1 तारीख को, आपने 2 तारीख को जमा करना है, जमा करना है, तो आप एक सिस्टम वे में जनरेट करके डेट से जमा कर रहे हैं, इसके लिए इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं और आप इसमें रेगुलरली आपको जमा करना है। फोर्थ ऑप्शन आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आपको रेंटल यील्ड मिलती है एज वेल एज कैपिटल अप्रिसिएशन भी उसमें होता है, तो आप रियल एस्टेट भी आपका ऑप्शन है। अब हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कैलकुलेट मंथली इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन सिप कैलकुलेटर्स काफ़ी सारे अवेलेबल्स हैं, आप गूगल में सिंपल डाल दीजिए ऑनलाइन सिप कैलकुलेटर, वो आपको आ जाएंगे। उसमें आपको डाल देना है 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए, इतने महीने में चाहिए या इतने साल में चाहिए, तो आपको वो इन्वेस्ट दिखा देंगे। इतने परसेंट अगर रिटर्न आएगा तो आप उसमें मोटा मोटी डाल दीजिए 1 करोड़ रुपीज़, 15 साल, 15% रिटर्न, तो आपको कैलकुलेट कर बता देगा कि आपको मंथली कितना परसेंट, आपको कितना रुपए आपको जमा करना है। फाइनेंशियल किसी एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं, तो वो आपको वो भी आपका जो रिस्क असेसमेंट वगैरह करके आपका सब सारा कंडीशन फाइनेंशियली चीज़ें असेस करके आपको एक फाइनेंशियल प्लान दे देगा कि उसके तहत आपको 1 करोड़ रुपये अचीव कर सकते हैं। सैम्पल कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आते हैं, हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट करना है वो डाइवर्सिफाई करना है। सो दैट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है, हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है। रिस्क कैसे रिड्यूस हो जाता है कि सपोज हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर में पैसा डाल दिए, सोचा कि ऑयल एंड गैस में हमारे बहुत अच्छा है, उसमें तो हमारे मुकेश अंबानी वगैरह भी का कंपनी है, बहुत चलेगा। लेकिन अचानक से टेक्नोलॉजी रिवील हुई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो सारी जो गाड़ियाँ ईवी पे चलने लगी, सारी मशीन जो है इलेक्ट्रिक से चलने लगी, तो ऑयल एंड गैस का फ्यूचर चला गया। पहले भी के ज़माने में हम लोग जो फ़ोटो खींचते थे वो कोडैक के कैमरे से खींचते थे, जो रील से होता था। हो सकता है कितनी अच्छी कंपनी रही होगी कोडैक, लेकिन अभी तो सस्टेन नहीं कर पाई है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि डाइवर्सिफाइड सेक्टर में रखना है, सो दैट एक सेक्टर कोई अंडर परफॉर्म करेगा तो अदर सेक्टर ओवर परफॉर्म करके आपका रिस्क को काफ़ी मिटिगेट कर देंगे। इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न, सेम चीज़ वही भी है कि एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो बाकी अदर सेक्टर परफॉर्म करेंगे, तो आपका पोटेंशियल रिटर्न आपको बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, इक्विटीज में हो सकता है, डेप्थ में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, और कुछ आप कमोडिटीज वगैरह गोल्ड वगैरह में भी डाल के अपने आप को अपना जो सेक्टर लोकेशंस है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब सारा इन्वेस्टमेंट कर सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको आपको रिव्यू भी करना है, रेगुलर रिव्यू करनी है। रेगुलर रिव्यू मीन्स आपको एटलीस्ट क्वार्टरली और एनुअली बेस पे अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहना है। अगर कहीं रीबैलेंसिंग करना है, रीबैलेंसिंग मीन्स सपोज आपने इक्विटी में 60% डाला, डेप्थ में 30% डाला, 10% रियल एस्टेट वगैरह में डाला, तो आप देखेंगे अगर मार्केट बढ़ गया है तो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो 70% हो चुका होगा और डेप्थ का 40 से भी कम हो गया होगा, 30-32 रह गया होगा। तो उस समय हमें क्या करना है, इक्विटी से कुछ पैसा निकाल के डेप्थ में करके वापस से 60-40-10 कर देना है। और वाइस वर्सा, अगर मार्केट गिर गया होगा तो आपका इक्विटी हो सकता है 60 से 50% आ गया होगा और डेप्थ जो है 50 से 55% गया होगा, तो उस समय फिर उसको फिर अगेन उस पैसे को रिबैलेंस करके वापस से 60-40-10 में ले आना है। तो ऐसा हमको रिबैलेंसिंग करते रहना है बीच बीच में। थर्ड पोर्शन है कि हमें इन्फॉर्म्ड रहना है, ऐसा नहीं पैसा डाल दिया भूल गए सब कुछ। हमें फाइनेंशियल न्यूज स्टडी करनी है, मार्केट ट्रेंड स्टडी करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी करनी है,
और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नई जनरेट हो रही है उसको भी करना है, उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। जैसे क्रिप्टो वगैरह हो गया तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करना है, बट उसकी जानकारी रहनी चाहिए। कुछ रिस्क है या कुछ मार्केट का फ्लक्चुएशन आ रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए। फोर्थ है टैक्स प्लानिंग, लास्ट है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग कैसा है भाई कि हमारा जैसे कि भी इंडिया में हो गया, न्यू बजट के आने के बाद में 15 लाख के जिसके ऊपर रहेगा उसको तो देना ही 30%। तो उसके लिए अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ईएलएसएस हो गया, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, या कुछ मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है तो हमें वो जरूर लेना चाहिए। लीगल वे में रह के हम जितने रुपए बचा सकते हैं टैक्स प्लान करके वो जरूर हमें बचाने चाहिए। एवरी सिंगल रुपीज सेव इक्वल टू एवरी सिंगल रुपीज अर्न। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। सब कुछ फाइनेंशियल प्लान कर लिया, ये कर लिया, पहुंच भी गए 1 करोड़ के आसपास, बट क्या होगा अगर आप बीमार हो जाएं, सीरियसली बीमार हो जाएं, या आपकी जान चली जाए, सारा पैसा तो हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग तब तक सही नहीं है जब तक हम लाइफ हमारी इंश्योर नहीं रहेगी, हेल्थ हमारा इंश्योर नहीं रहेगा। तो हमें अच्छा सा अपना 1-2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ टाइम इंश्योरेंस लेना है। नॉर्मल इंश्योरेंस मत लीजिएगा, टर्म इंश्योरेंस ही लीजिएगा। इंश्योरेंस का पैसा सीमित इंश्योरेंस में देना है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी अच्छा से लेना रहेगा, क्योंकि हम कंपनी के इंश्योरेंस पे रहते हैं मोस्टली। कई बार क्या होता है कि सडनली एक सर्टेन टाइम हम कंपनी छोड़ते हैं तो उसमें हम अनइंश्योर्ड हो जाते हैं। तो हमें एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस रखना ही रखना है। फिर है, हमें सारे पैसे अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल देने हैं, हमें इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करना है। जो इमरजेंसी फंड को हम किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। वो इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन कैसे है, वो 6 से 12 महीने का हमारा जो खर्चा होता है वो होना चाहिए। सपोज आपका सैलरी 60,000 रुपये है, मंथली खर्चा 40,000 रुपीज़ है, तो 12 महीने का 14 इंटू 12 करेंगे तो 4,80,000 रुपये आपका पास में लिक्विड फंड्स में रहने चाहिए, जो कि आपको कभी भी कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आता है या जॉब लॉस होती है या अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंसेस आता है तो उसमें आपको कवर करेगा। आप पैनिक में नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास पैसा है। 6 से 12 महीने में आप मोस्टली अपनी जॉब दूसरी कोई ढूंढ लेंगे। अब ये करने में हमको क्या कर ध्यान देना है, डिसिप्लिन पर्सन। हमें कंसिस्टेंट रहना है, जो भी हमको सिप करना है तो सिप करना है, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में ही हो, उसको जो डालना है तो डालना है। क्योंकि स्मॉल अमाउंट भी जो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली करता है कंपाउंडिंग होने में। हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ। कुछ छोटा मोटा मार्केट में न्यूज हो जाता है ना, उसको ध्यान नहीं देना है। इन्फॉर्म रहना है पर ध्यान नहीं देना है। इन्फॉर्म रहना है बट बहुत एक्शन नहीं लेना कि पैनिक में आ गए। आएंगे ऐसे करके बजट में मैडम ने कुछ बोल दिया, आप पैनिक में सारा बेचना है, ऐसा नहीं करना है। अवॉइड पैनिक। कोरोना आया था, सब लोग पैनिक में आ गए, सब ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हालत खराब कर ली, 10-12 साल जुड़ा और पैनिक में निकल गए। तो ऐसा निकलना नहीं है। मार्केट जब भी तेजी से गिरता है तो तेजी से उठता भी है। कंक्लूजन, अपने एक्शन प्लान पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अपनी स्ट्रेटजी जो है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, और स्टे कमिटेड टू योर प्लान। एडजस्ट कर कुछ करना है तो नीट कर, जरूरत है तो कुछ नीट कर देना है, और पेशेंस के साथ में अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू, गुड डे।